वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आज अपना सैंपल पेपर 8 का सेकंड पार्ट शॉर्ट आंसर लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, हमारा सैंपल पेपर 8 और हम लोगों को देखना है शॉर्ट आंसर्स। ये रहा हमारा बच्चों सेक्शन बी, और जो आपके 26 मार्क्स कंटेन करेगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। और इसमें दिया गया है विच आर योर फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, इलेबोरेट एनी टू। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। और आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे थे, आज व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट। तो बच्चों, जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स हैं उसमें से सबसे पहला आपका आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। मैं कुछ हेडिंग्स बता रहा हूँ, आप उसको जो है एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मैनेजमेंट, पहला आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तीसरा है बच्चों स्लीप। और चौथा है आपका बच्चों हेलो। तीन ही ले लेते हैं बच्चों। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या आता है कि बच्चों, हम लोग पहले ही कुछ सैंपल पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी कि आप कुछ इस तरीके से टाइम करिए ताकि आप जो है आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपके वर्क हैं, वो सारे जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाने चाहिए। और आप अपने आप को भी टाइम दीजिए, ठीक है ना। फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन तो हर किसी को करना ही चाहिए, किसी भी एज का स्टूडेंट हो या कोई मतलब जॉब ऑफिस वर्कर हो या कोई मतलब कि ओल्ड एज व्यक्ति हो, उसको मेडिटेशन तो करनी ही चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज जो हमको हेल्दी भी रखती है और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद थर्ड आ जाता है बच्चों स्लीप। स्लीप एक सबसे बड़ा जो है, सबसे इफेक्टिव जो पॉइंट है वो स्लीप है बच्चों। आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप, 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी ही लेनी चाहिए। जितना अच्छी आप नींद लेते हैं उतना ही आपका जो बॉडी होता है, उतना आपका जो है माइंड होता है वो रिलैक्स फील करता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट इज एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पर एबीसी का जो मतलब है अ, वो है ए बी सी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो अब ए का मतलब होता है बच्चों एडवाइजरी ऑफ द स्ट्रेसफुल पहला एड और द स्ट्रेसफुल इवेंट। दूसरा बच्चों बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, टू द इवेंट। थर्ड आपका बच्चों हो जाता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस और एक्शन एंड आउटकम कम्स ऑफ द इवेंट, ऑफ द इवेंट। बच्चों ये रहा आपका एबीसी का मतलब किस तरीके से आप स्ट्रेस इवेंट को जो है आप देखिए उनको, ठीक है ना, उन पे ज्यादातर करिए। आपके जो वेव्स हैं, जो रिस्पॉन्स हैं, आप उनको बिलीव करिए, यानी कि
ठीक है ना, जिन पे आप जो बिलीफ है उन पर रिस्पॉन्ड करिए, इस तरीके की चीजें देखिए करिए। तो जो है यही आपका जो है एबीसी मॉडल है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन एनी 2 टिप्स फॉर सक्सेस ऑफ स्टार्टअप। कोई 2 टिप्स आपके जो है सक्सेस के या स्टार्टअप के जो है स्टार्टअप के सक्सेस के लिए आपके 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा वो है अलाइनमेंट जी। तो बच्चों अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट तो लोग बोलेंगे कि नहीं वर्ड का होता है, तो बट यहाँ पे अलाइनमेंट का मतलब ये पूछा गया है, द आइडिया ऑफ द स्टार्टअप शुड अलाइन विद योर पैशन और इंटरेस्ट। कहने का मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं बच्चों, स्टार्टअप करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों लगभग 50 to 60% जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका फेल होने का कारण यही होता है कि लोग कुछ भी स्टार्टअप या किसी दूसरे को देख करके स्टार्टअप डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है कि उनको खुद उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लॉस गेन करते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको उस चीज के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, डिजायरेबिलिटी, सॉरी डिजायर डिजायरेबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पर जो डिजायरेबिलिटी का मतलब है, द आइडिया और स्टार्टअप शुड बी रिसर्च्ड फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग इट। ठीक है ना, द रिसर्च वुड बी लेट यू टू नो व्हाट कस्टमर नीड एंड अकॉर्डिंग यू कैन प्लान द स्टार्टअप। तो डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि जब भी आप किसी तरीके का स्टार्टअप डालने जा रहे हैं, तो स्टार्टअप डालने से पहले क्या करिए कि आप अपने एरिया को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि वहां का जो लोकल बंदा है, लोकल कस्टमर्स हैं आपका, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है। ठीक है ना, अगर आप उनकी नीड्स के बिहाफ पे कोई स्टार्टअप डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फेल हो जाएगा। जब तक आप उनकी नीड्स को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं और उनकी नीड के हिसाब से अपना स्टार्टअप नहीं डालेंगे, तब तक आप उस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो डिजायरेबिलिटी का बच्चों मतलब यहाँ पर यही है कि आप पहले अपने कस्टमर्स को समझिए, अपने एरिया को वेरीफाई करिए, उसके बाद अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करिए। थर्ड बच्चों हम यहाँ पे पॉइंट लेना चाहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग इन द एडवांस। कहने का मतलब जब भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं या कोई स्टार्टअप डालने जा रहे हैं या कुछ भी एनीथिंग आप कुछ करने जा रहे हैं, तो बच्चों आप पहले से किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते। पहले से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये काम आप कर लेंगे या ये आप अचीव कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपने छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं और उनको अचीव करते हुए चले जाना है, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। फोर्थ पॉइंट आपका जो है, 3 इनफ होगा बच्चों। 3 पॉइंट्स जो है आप डिस्कस करेंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे जिस तरीके से मैंने बताया, तो इनफ होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज का मतलब होता है बच्चों जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं ना वो। ठीक है ना, तो आपको वही सिंपल सा सिस्टम करना है जैसे हम लोग करते हैं। एक तरफ आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका कॉलम बना लेना है और एक वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है ना, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और इधर वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ऐसे लाइन। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, एन एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर हिमसेल्फ। तो जो ये होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क फॉर हिमसेल्फ, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है वर्क फॉर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करते हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है कि दे डू नॉट गेट सैलरी एट। ठीक है ना, यानी कि
इनको सैलरी नहीं मिलती है, डू नॉट गेट सैलरी, बट दे गेट अ फिक्स पेमेंट और अ सैलरी, दे गेट फिक्स पेमेंट और सैलरी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योर हैज अ मेनी रोल्स टू परफॉर्म हिज टास्क। ठीक है ना, यानी कि उसके पास कई सारे काम होते हैं, जो कई सारे रोल्स होते हैं जो वो प्ले कर सकता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बट एक जो वेज एम्प्लॉय होता है, वो क्या कर सकता है कि वो सिर्फ दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल में बताना चाहूंगा, लाइक अगर जैसे अपने स्कूल में है, लाइक जैसे अपना सेंट जेवियर है, सेंट जेवियर स्कूल में क्या है, विकास सर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो विकास सर क्या करते हैं कि अपना मैनेजमेंट भी करते हैं, वो टीचिंग भी कर लेते हैं और चीज़ों को हैंडल भी कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लगभग लगभग फिनिश करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये क्या है कि वो जो है कई सारे टास्क हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात करते हैं, तो टीचर क्या करता है कि जो उनको टास्क दिए जाते हैं कि हाँ आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ये करना ये करना ये करना, तो वो क्या करता है, वो उसी पर्टिकुलर टास्क पर ही काम करता रहता है। ओके। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। चलिए, तो सेम प्रोसेस, एक तरफ CUI है आपका और दूसरा है GUI। चलिए, तो बच्चों CUI जो होता है, CUI को हम लोग बोलते हैं आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? CUI स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस, CHAT, करेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसको हम लोग जो बोलते हैं ग्राफिकल। ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये CUI जो होता है बच्चों, ये क्या करता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर देता है, फॉर्म ऑफ कमांड। तो क्रिएट, ऐसे लिख लेते हैं, क्रिएट अ इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर in the form of command। तो ये GUI कुछ इस तरीके से होता है, कमांड होता है, जैसे MS DOS अगर आपने कभी पढ़ा हो। MS DOS क्या होता है बच्चों की, कुछ इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लैक कलर की कंसोल विंडो और व्हाइट कलर का टेक्स्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इस तरीके का। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कमांड बेस में आपका जो है कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस जनरेट करता है। बट जो ये वाला होता है बच्चों UI, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस यूजिंग द ग्राफिक्स, यानी इसमें आप इमेजेस देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो इंटरफेस, इंटरफेस क्रिएटेड यूजिंग ग्राफिक्स। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, पॉइंट, थर्ड पॉइंट ले लेते हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, कीबोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। इसमें ओनली कीबोर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड यूज टू प्रोवाइड इनपुट। बट इसमें क्या है बच्चों, आप कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कीबोर्ड एंड माउस both are used to both are used to give या प्रोवाइड इनपुट। ठीक है ना, 3 पॉइंट इनफ होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, यहाँ पर हमारा 11 में क्या पूछा जा रहा है, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट, स्टाइल और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है, चलिए आ जाते हैं। तो सिंपल है, एक तरफ आप लिखिए स्टाइल और एक तरफ लिखिए टेम्पलेट।
बच्चों स्टाइल जो है, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्ट पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम। ठीक है ना? इतना याद करिएगा कि स्टाइल जो होता है बच्चों, वो क्या करता है कि वो प्री डिफाइन होता है, पहले से ही प्री डिफाइन एक सेट होता है फॉर्मेट्स का, जिसको आप क्या कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड पेज या सिलेक्टेड फ्रेम्स या सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट उसी जगह पर टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट आर द प्री फॉर्मेटेड, यानी कि पहले से ही फॉर्मेट किया हुआ, पहले से ही डिजाइन किया हुआ, पहले से ही बना हुआ फाइल्स होती है, दैट कैन हेल्प यू टू डिजाइन द इंसर्टिंग, कन्वर्टिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो टेम्पलेट में क्या कर सकते हैं कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट बना बनाया मिलता है। स्टाइल में क्या होता है कि आपको कुछ सेट मिलते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेटेड सेट मिलते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डेटा सोर्स इन मेल मर्ज, गिव एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन द विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड। तो अब डेटा सोर्स क्या होता है बच्चों? डेटा सोर्स ये होता है कि जहां पर भी आप अपना फाइल स्टोर करके रखते हैं, मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कुछ भी आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या कहलाते हैं? जिस जगह पे करा रहे हैं आप, तो उसको हम लोग डेटा सोर्स बोलते हैं। लाइक अगर हमने मान लीजिए कि अपना कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं और वो जो है हमने एक्सेल पे बना लिया, तो वो हमारा एक्सेल जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? डेटा सोर्स कहलाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर एग्जांपल देने हैं डेटा सोर्स के। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हो आप? एग्जांपल में केल के ले सकते हो, एक्सेल ले सकते हो, ठीक है ना, माइस्क्यूएल ले सकते हो, डेटाबेस के लिए एक्सेस यूज कर सकते हो। तो कई सारे जो है आप यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मेंशन द टू वे ऑफ रेफरेंसिंग सेल इन अदर वर्कशीट। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर आपको ऑप्शन बता रहे हैं, आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों जो पहला है आपका, बाय क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस, ये आपने क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाय क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस, ये पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो अपना रेफरेंस है वो माउस के थ्रू स्प्रेडशीट में क्रिएट करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं बच्चों, हम जो है डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर्मूला। तो बाई इंटरिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग द कीबोर्ड, यूजिंग द कीबोर्ड। ओके, ये जो है बच्चों ये आएंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं हम लोग। 14 में क्या दिया गया है? 14, 13 के बाद ये बच्चों 14 ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट एनी टू वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो बच्चों सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, दो कोई ऐसी वेबसाइट बतानी है जिसमें आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है बच्चों, सिर्फ दो नहीं कई सारी हैं। तो आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, ठीक है ना, पेटीएम हो गया, ठीक है ना, फोन पे हो गया, इसके बाद ब्राउजर पे चलता है एक, ब्राउजर पे हो गया, अमेजोन पे हो गया। तो इस तरीके से कई सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। अब हमको क्या करना है बच्चों, बेनिफिट्स बताने हैं, कि आप किसके बेनिफिट्स बताने हैं, यहाँ पे बताने हैं कि आल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? ऑनलाइन पेमेंट्स आर फास्टर देन ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड सच एज कैश और चेक। तो बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है कि कुछ सेकंडों में ही आपके अकाउंट से जो है अमाउंट ट्रांसफर होकर के दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यही अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन करना है या लंबे पीरियड में, तो क्या होगा कि आपको जो है कैश कैरी करना पड़ेगा, या चेक में क्या होता है कि आपको फिर चेक जो है इशू जो है कन्वर्ट कराना पड़ता है कैश में, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें देयर आर मल्टीपल मेजर्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। तो आपका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है बच्चों, वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है, उसमें कई सारे प्रोडक्शंस लगे होते हैं। लेकिन उसी जगह पर जो कैश वगैरह होता है बच्चों, वो उतनी तरीके से सिक्योर नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड है जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट सेव टाइम बिकॉज यू डोंट हैव द
स्टेप फॉर चेंज स्पेशली व्हेन इट रिलेटेड, यानी कि कहने का मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मेरा हमारा, टू क्रिएट फॉर्म और रिपोर्ट इन अ डेटाबेस यू नीड सम पर्सपेक्टिव, व्हाट आर दीज। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों जब हम लोग फॉर्म या फिर रिपोर्ट डेटाबेस में बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, इसमें कुछ बना ऐसे इस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाता है कि आप जो है डेटा जो है अपना डेटा जो है वो स्क्रीन पर देख पाए, ठीक है ना। जिस तरीके का डेटा आपको चाहिए, जिस तरीके की चीजें आपको चाहिए, वो आप जो है अपने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर पाए। ओके। और इसमें कई सारी अलग अलग क्वेरीज होती हैं बच्चों। आप क्वेरीज को राइट कर सकते हैं। क्वेरी क्या करती है कि क्वेरी आपको उस पर्टिकुलर डेटा में से आपको आंसर निकाल करके या वो पर्टिकुलर डेटा आपको निकाल करके दे सकती है। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें मान लेते हैं कि ये कोई ए का रिकॉर्ड है, यहाँ पर ये बी का रिकॉर्ड है, ये सी का रिकॉर्ड है। अगर अभी आप क्या करेंगे, अगर अभी आप पूरे डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो पूरा डेटा आएगा। अगर इसी में मान लीजिए कि आपके पास 2-4 लाख डेटा है, रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें दिक्कत करेगा आपको। लेकिन इसी जगह पर अगर हम क्वेरी रन करते हैं कि हमको सिर्फ ए का डेटा चाहिए, तो आपको उतने सारे डेटाबेस में से या उतने बड़े डेटा में से सिर्फ आपको ए का रिकॉर्ड निकाल के आपको वो दिखा देगा। तो क्वेरी भी अलग अलग होती है, जिससे आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं पैकेट की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पैकेट होता क्या है। बच्चों जैसे कि पैकेट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको 2 MB की फाइल है, ठीक है ना, और 2 MB की फाइल आप किसी को सेंड करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि 2 MB एक साथ चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कि आपका जो इंटरनेट है वो क्या करता है, इसके पैकेट्स बनाता है। लाइक अगर 2 MB है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी 16 KB की फाइल है, तो इस तरीके से वो 16 KB डिवाइड करके 2 MB तक जो है इस तरीके के अलग अलग पैकेट्स बना देगी, ठीक है ना। जिसमें इसमें 16 KB, 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 इसमें 16 KB और इसमें 16 KB। तो अगर इस तरीके से जो है ये तब तक पैकेट बनाता रहेगा जब तक कि 2 MB पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और ये आपका पैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जो है ये बनता चला जाएगा जब तक कि आपका 2 MB ना हो जाए। तो ये अलग अलग पैकेट्स हो गए बच्चों, ये समझ में आया पैकेट। अब ये होता क्या है कि जब हम इसको किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो है सबसे पहले ये निकलेगा और अपना मान लीजिए कि इस कंप्यूटर में आप भेज रहे हैं तो यहाँ पहुंचेगा। फिर इसी के जस्ट पीछे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक पैकेट जाएंगे। और फिर जब ये पूरे पैकेट सभी पैकेट यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, तब ये आपस में असेंबल्ड होंगे और असेंबल होकर के फिर फाइल ये बन जाती है, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये वाला वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।